निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की एक सीरीज हमने जो शुरू की हुई है, एनसीईआरटी पर आधारित हमारी सीरीज है। और इसमें भैया हमारे प्रश्न संग्रह रहेंगे, जिसमें हमने पुराने पेपर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको शामिल किया है। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहने वाला है। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन। जो स्वतंत्र भारत का आंदोलन है, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो वहाँ से ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हमने इसमें कवर की है और लेक्चर नंबर 8 और हमारा एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह का ये अंतिम लेक्चर रहेगा। इससे पहले प्राचीन भारत हम कंप्लीट करवा चुके हैं, एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह पर आधारित। मध्यकालीन भारत कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हमारा आधुनिक भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस, यूपीएससी, एससीएस, एचएसएससी, एसएससी, बीपीएससी, टेट, यूजीसी नेट, हर जगह जहां जहां हिस्ट्री आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेज है जी। तो शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी वीडियो पे जो भी ऐड आती हैं आप उनको स्किप ना करें। इस ऐड से क्या होगा कि भैया ये हमें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हमें मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल जो भी ऐड आएगी उसको आप बिल्कुल पूरी देखें। यही आपका हमें देने के लिए जो है वो गुरु दक्षिणा होगी। और वीडियो को आप शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो बताइए कब आए थे। 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भैया दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अच्छा, 9 जनवरी को भैया महात्मा गांधी एक प्रवासी एनआरआई थे। ये भी अब एनआरआई कह सकते हैं। अब एनआरआई प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, जो है तो इंडिया के, लेकिन वो रहते भारत के बाहर हैं। ठीक है, सिटीजनशिप तो उनके पास इंडिया की है, लेकिन रहते भैया वो लोग बाहर। तो महात्मा गांधी भी बाहर रहे कितने साल भैया, लगभग 22 साल, है ना, 22 वर्ष, लगभग 22 वर्ष। ये कहाँ दक्षिण अफ्रीका रह के 1893 में गए, 1915 में वापस आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी, अच्छा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस होता है, याद रखना। प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे होता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। महात्मा गांधी की फोटो देख लो। महात्मा गांधी को आपने धोती में देखा होगा, आज आपको मैं कोट में दिखा रहा हूँ। कोट देखो, टाई पहनी हुई है, कोट पैंट में है महात्मा गांधी जी, मूछें देखो और बाल भी हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया। बताइए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ देखा गया। चोरा चोरी में, दांडी में, चंपारण में, बारदोली में। तो पहला सत्याग्रह भैया इन्होंने 1917 ईस्वी में कहाँ किया था, इन्होंने किया था भैया चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। यही गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। समस्या क्या थी भैया, यहाँ समस्या जो थी वो तिनकटिया पद्धति थी। और तिनकटिया पद्धति क्या है, तिनकटिया सिस्टम थी। अंग्रेज को जो किसान के पास जितनी भूमि होती थी उसका 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे। वो नील की खेती समस्या थी। अब नील की खेती, एक तो किसानों के पास उपजाऊ भूमि बहुत कम होती थी और उसके बाद ये उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती एक ऐसी खेती है कि जहां एक बार जिस जमीन पर उपजा ली गई तो वो जमीन जो होती है भैया वो अनउपजाऊ हो जाती है, या पहले के मुकाबले उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है। इसलिए किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे, तिनकटिया पद्धति यानी नील की खेती का। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बताइए गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। गांधी जी की पहली पत्रिका थी भैया इंडियन ओपिनियन। कौन सी थी, इंडियन ओपिनियन। ये वाली पत्रिका निकाली गांधी जी ने। देखो दिखा, इंडियन ओपिनियन का एक संग्रह आपको दिख रहा है। ये पत्रिका निकाली थी गांधी जी ने, इंडियन ओपिनियन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब निकाली, 1903 में ये निकाली थी उन्होंने। इंडियन ओपिनियन इनकी पहली है, दक्षिण अफ्रीका से 1903 में पहला इनका न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। बताइए। तो गांधी जी के समर्थन में किया गया पहला जन आंदोलन, पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था, बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। तो बताएं जल्दी से, गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन कौन सा रहा। तो भैया गांधी जी के
नेतृत्व में पहला जो जन आंदोलन था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। एक बड़ा आंदोलन यही था। कब हुआ था भैया? 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, याद रखना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किया था और चोरा चोरी हत्याकांड के साथ ही खत्म हुआ। अभी देखो, अभी चोरा चोरी कांड जो आने वाला अगले क्वेश्चन में आएगा। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। नेता कौन थे? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो प्यारे बच्चों आंसर करेंगे आप लोग। असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भैया गांधी जी ने बताया, देखो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने इतना गलत किया, खिलाफत आंदोलन फेल हो चुका है जो 1919 में 2 भाई अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली शौकत अली ने किया था तुर्की के खलीफा के पोस्ट को लेकर, वो फेल हो चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। रॉलेट एक्ट आया, उसका न्याय भारत को मिला नहीं, भारतीयों को। ठीक है भैया, रॉलेट एक्ट में इन्होंने जातियां की, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इन सब के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन, निम्न घटनाएं किस कालक्रम में घटित की गई? तो कालक्रम बताना भैया कि कौन सी घटना कब हुई थी। अब चोरा चोरी जो कांड हुआ वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया था। पहले रॉलेट सत्याग्रह आया था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रहे थे शांतिपूर्ण सभा के लिए। कुछ लोग, वैसे तो कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने भी आए, कुछ लोग घूमने भी आए, कुछ लोग गुरुद्वारा टेम्पल से भी निकल के आए आराम करने के लिए। तो ये था चंपारण सत्याग्रह 1917। तो कालक्रम डिसाइड करो, पहले कौन सा? 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। 4 3 2 1 भैया, उल्टा कर रखा है। आंसर क्या है? आंसर है जिसका सी, 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अच्छा, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी की जो घटना थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी भैया। चोरा चोरी ये जगह गोरखपुर में है और यहीं पर भारतीय भीड़ ने 20 नहीं बल्कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। किसमें? चोरा चोरी नामक जगह पर। भैया वो परेशान कर रहे थे लगातार भारतीयों को, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, वहाँ फायरिंग कर रहे थे अंग्रेज। तो भैया उन्होंने, जो पुलिस थी वो ये नाराज हो गए, भारतीय लोग उनके पीछे पड़ गए। वो जाकर अपने चोरा चोरी नामक जगह पर जो थाना था गोरखपुर में, वहाँ जाकर छिपे। उसी थाने को आग लगा दी, भारतीय लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें भैया 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए। यही चोरा चोरी हत्याकांड था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, याद रखना, असहयोग आंदोलन वापस हो गया। चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो कभी बताई मैंने, कब थी? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हत्याकांड हुआ था। ये थाने को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? बताओ किसने 1920 में नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वहां पारित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था? बताइए कौन वो व्यक्ति थे। बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भैया, जल्दी से नाम बताएंगे। तो वो थे CR दास जी थे, चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास की फोटो है भैया। इनको देशबंधु भी कहते हैं, याद रखना। देशबंधु चित्तरंजन दास का ही उपनाम है। CR दास जी का, चित्तरंजन दास जी का उपनाम है देशबंधु। इनको भैया देशबंधु भी कहा जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो बताओ, स्वराज पार्टी बनी थी, वो किसका फेलियर था? क्या हो गया था कि भैया फिर बनवानी पड़ी स्वराज पार्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो कौन सा आंदोलन फेल हुआ था तो स्वराज पार्टी बनी? तो भैया ये असहयोग आंदोलन फेल हुआ था, चोरा चोरी घटना हुई थी, तो फिर स्वराज पार्टी बनी। कब बनी? स्वराज पार्टी बनी भैया 1923 में। स्वराज पार्टी संस्थापक कौन है स्वराज पार्टी के? तो भैया स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है, एक तो है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, और दूसरा नाम है जी CR दास, चित्तरंजन दास जी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। क्रॉस लग गया है, सम्मान बहुत करते हैं हम इनका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? बताइए, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हो? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे देखे गए, या हिंदुओं को दबाया गया? तो बताइए क्या परिणाम निकला खिलाफत आंदोलन? देखो, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, पहले तो ये समझे कब हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ था 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। कारण क्या था भैया? कारण था तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना। पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे, खलीफा के पद को समाप्त करना, ये था 1919 की हम बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी दूसरे विश्व युद्ध को जीतने के बाद, क्योंकि तुर्की उनके अगेंस्ट लड़ा था दूसरे विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने घोषणा कर दी
कि भैया हम तुर्की के खलीफा की पोस्ट को ख़त्म करेंगे। तो इससे भैया मुसलमान नाराज़ हो गए। मुसलमानों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको खिलाफत आंदोलन ऐसे भारत में कर दिया। ऐसे जगह जगह आंदोलन है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम थे। तो भारत में भी भैया खिलाफत आंदोलन, दो भाई अली बंधु क्या नाम था, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने शुरू कर दिया थे। और एक महात्मा गांधी को इसमें शामिल किया गया, इस आंदोलन में खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया इसका रिजल्ट क्या रहा था इस आंदोलन का। तो भैया इसका जो आंदोलन था, हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उनमें मतभेदों में कमी देखी गई थी, है ना। इसका ये परिणाम था। निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? अभी तो पढ़ा हमने देशबंधु के नाम से। अच्छा नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अशोक आंदोलन प्रस्ताव इन्होंने। अब जो मैंने बताया देशबंधु, वो क्वेश्चन फिर से आ गया। तो देशबंधु कौन है? चित्तरंजन दास। CR दास जी को चित्तरंजन दास को ही क्या कहते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो इनको देख लो आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन है? अभी हमने बात की भैया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था। अभी जब मैं आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बता रहा, तो कौन थे? महात्मा गांधी जी को बनाया गया। तो महात्मा गांधी जी की फोटो देख लो। एक आपने पुरानी फोटो देखी, एक नई फोटो देखी, मतलब कि एक जवानी की थी, एक बुढ़ापे की देख लो महात्मा गांधी जी की। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? भैया पूर्ण स्वराज का किसका नारा है? 1900 लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1929 में। तो वहीं अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इन्होंने जो नारा दिया उसका नाम था पूर्ण स्वराज। यहाँ पर भैया दो काम हुए थे। पहला क्या था? पहला 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया और पहला स्वराज दिवस भी मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस। तो इन्होंने नारा दिया 1919 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का। जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बड़ा भाषण दिया और नारा दिया, और यहाँ पर तिरंगा भी फैला गया, वंदे मातरम के नारे भी लगे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? बताएं। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके आधार गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या नमक पर कर समाप्त करने के लिए? तो क्यों गांधी इरविन समझौता हुआ था जल्दी बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल रही है। तो बताएं खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था गांधी इरविन समझौते का जो उद्देश्य था वो क्यों गांधी इरविन समझौता हुआ, जल्दी से आप लोग बताएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो भैया, लगातार शेयर करेंगे आप लोग। तो भैया गांधी इरविन समझौता का जो मूल था भैया, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए था। 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, पहला हुआ था भैया 1929 से 30 तक, जिसमें कोई शामिल नहीं हुआ। तो भैया फिर इरविन गांधी जी से मिलने आए और गांधी जी का और उनके बीच एक गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल भी हुए। तो क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत किसका है भैया? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी का है। फोटो भी आप देख सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर की फोटो भी आप लोगों के सामने है। ये भी बड़े क्रांतिकारी हैं, याद रखना। और ये गांधी इरविन समझौते की फ़ोटो देख लें आप, नेहरू जी की भी देख लो। गुलाब हमेशा रहता था जेब में, पॉकेट में, लेफ्ट साइड की। अगले क्वेश्चन तरफ चले। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू घटना थी, पहले तो ये समझे भैया ये कब हुई थी? ये हुई थी 1914 में। अब क्या थी वो समझे। एक राजनीतिक दल था, चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, चीन का एक गांव था जहां माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो भैया ये एक जहाज़ था कनाडा में, और भैया इसका जो कैप्टन था कामागाटा, उसका नाम था कैप्टन गुरदीप सिंह। उनको बाबा गुरदीप सिंह भी कहते थे, कैप्टन गुरदीप सिंह थे भैया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मजदूरों को बैठा लिया और कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए मेरे भाई कनाडा के वैंकूवर तट पर। और वहाँ पर पहले ही कनाडा की आर्मी खड़ी हुई थी, और इन लोगों ने इस जहाज़ को, और जहाज़ में जितने भी 376 यात्री बैठाए थे इन्होंने, उनको नहीं उतरने दिया वहाँ। और बेचारे काफ़ी टाइम तक वो परेशान रहे, और वापस इनको भेज दिया गया कलकत्ता तट पर ही जाकर आप रुकेंगे, और कनाडा में नहीं उतरने दिया। और वापस बेचारे कलकत्ता तट आए, यहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी इनके ऊपर। 18 यात्रियों की मृत्यु होगी भगदड़ में। यही कामागाटा मारू घटना है। क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्यों जा रहे थे कनाडा? ये भी तो क्वेश्चन है भैया। गदर पार्टी का समर्थन करने के लिए 1913 में गदर पार्टी बनी थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, जो कनाडा तक फैली हुई थी। तो बस उसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कनाडा पहुंचे थे ये लोग। कौन?
कामाघाटा मारू घटना में 376 लोग। नेतृत्व किसने किया? कैप्टन गुरदीप सिंह ने जी, गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल, गुरदीप सिंह याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कामाघाटा मारू घटना का से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? कैप्टन गुरदीप सिंह। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया? तो बताएं किसने? सचिंद्र सान्याल की जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कर दिया। तो बताओ कौन थे? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने नाम चेंज किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी इसको बना दिया था, जो किसकी पार्टी थी, और इसको किस पार्टी को किसको दे दिया गया? 1928 में नाम बदल दिया, और इस पार्टी को किसके हवाले कर दिया? भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोरा के, है ना। इस पार्टी को किसको दे दिया इन्होंने? नाम बदला है किसने? अगर पूछे कि नाम किसने बदला तो चंद्रशेखर आज़ादी ने बदला, लेकिन वो किसको सौंप दी? भगत सिंह को। भगत सिंह, राजगुरु और भगवती चरण बोरा को ये पार्टी दे दी गई, याद रखना भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भगवती चरण बोरा लिखा मैंने ना। चलो अगला क्वेश्चन, बम बनाते ये भगवती चरण बोरा। अगला क्वेश्चन है, योगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योगांतर पार्टी किसकी थी? योगांतर पार्टी जतेंद्र नाथ मुखर्जी की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल की थी, रास बिहारी बोस की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। तो योगांतर का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। ये योगांतर जो पार्टी थी वो थी भैया जितेंद्र मुखर्जी की, जे मुखर्जी की थी। और जितेंद्र मुखर्जी का फोटो आप देख लो, ये रहा जितेंद्र नाथ मुखर्जी का फोटो है भैया। इन्होंने युगांतर पार्टी बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है युगांतर पार्टी, याद रखना। ये पार्टी किसकी है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पार्टी है जतेंद्र नाथ मुखर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1900 बनाई कब इन्होंने पार्टी? 1915 में। 1915 में ये पार्टी बनी थी। कौन सी? योगांतर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? उसके बाद फांसी दी गई भैया किस किस को? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। तो बताइए फिर मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 में। 1908 में ये प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर बिहार में। किंग्स फोर्ड तो बच गया था, लेकिन भैया एक महिला और जो कर्नल बाइली थे उनकी, कर्नल बाइली उनकी पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई थी। तो उसके बाद फांसी दे दी गई भैया। देखो आपके सामने फोटो दिख रहा है आपको खुदीराम बोस जी का, प्रफुल्ल चाकी भी इनके साथ। तो ये लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को शहीद है? ये भैया शहीद खुदीराम बोस जी और खुद शहीद प्रफुल्ल चाकी। बड़ा दुख होता है इन युवाओं ने देश के लिए जितना बलिदान दिया उतना सम्मान आज इनको मिल नहीं रहा है। तो सम्मान आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हम सबको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बताओ लाहौर षड्यंत्र केस में कौन बच गया था? भैया राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को तो हो गई थी। तो बताइए कौन बचा था? बटुकेश्वर दत्त को नहीं थी जी, बीसी दत्त बच गए थे। बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी नहीं हुई थी। याद रखना भैया 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस, जब चंद्रशेखर आजाद तब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 लोगों को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस। स्वतंत्र आंदोलन, अगला क्वेश्चन है जी, स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहां था? बताइए बर्रा डकैती का जो स्थान था वो कहां था? बर्रा डकैती कहां हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। बर्रा डकैती कहां हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ जल्दी से। बर्रा डकैती कहां हुई थी? क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो बर्रा डकैती जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में क्या बोलते हैं, बर्रा डकैती हुई थी पूर्वी बंगाल। आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे आप लोग पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में ये बर्रा डकैती हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बारेंद्र कुमार घोष के कार्यकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बारेंद्र कुमार घोष जी के कार्यकलाप थे। तो कौन सी उनकी समिति थी जो उन्होंने बनाई, जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को एक मंच प्रदान कर दिया?
तो बताएं बारेंद्र कुमार घोष की इनमें से कौन सी समिति थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो उन्होंने बनाई थी अनुशीलन समिति। तो याद रखना अनुशीलन समिति किसकी थी? बारेंद्र कुमार घोष की थी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ो इनके साथ, ठीक है। इन्होंने ही एक पुस्तक और लिखी थी 1905 में, भवानी मंदिर के नाम से इन्होंने किताब लिखी, भवानी मंदिर पुस्तक लिखी। और इनकी जो समिति थी उसका नाम था अनुशीलन समिति, बारेंद्र कुमार घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को आप शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताऊं, एक भद्रलोक समाज भी, भद्रलोक का भी क्वेश्चन आ जाए कि भद्रलोक समाज जो था उसने ही सबसे ज़्यादा बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी। तो भद्रलोक समाज जो क्रांतिकारी संगठन था वो कहाँ? बंगाल में था। अगला क्वेश्चन है, निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो बताओ इनमें से किसका नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने समर्थन किया। भारत सत्याग्रह 1928 का नहीं किया था, इसका किया था किसने? सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और एक नारा दिया था यहाँ, कर मत दो, कर मत दो, ये फेमस हुआ था सरदार पटेल जी का। फोटो देख लो सरदार पटेल। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था, महात्मा गांधी ने बिल्कुल इसका नेतृत्व किया। खेड़ा 1918 में इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो सीधा सीधा गांधी जी ने इनमें से किस में भाग नहीं लिया था? तो बताएं, राजकोट में, खेड़ा में, बायोकोम में या असहयोग आंदोलन में? तो बताइए इसमें से सीधा सीधा गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो 1924-25 में जो बायोकोम सत्याग्रह हुआ था मंदिर में प्रवेश को लेकर, उसमें गांधी जी नहीं थे। बायोकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी नहीं थे। बाद में राजकोट सत्याग्रह में भी थे, खेड़ा में भी थे, असहयोग आंदोलन में भी महात्मा गांधी देखे गए प्यारे बच्चों। तो बायोकोम सत्याग्रह में जो निम्न जात के लोगों को मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जा रहा था, बस उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था ये था। तो बायोकोम सत्याग्रह क्या था? तो ये था, निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा था। मंदिरों में प्रवेश से रोकने के खिलाफ था, रोकने के विरुद्ध ये आंदोलन था जिसको कहते हैं बायोकोम सत्याग्रह 1924-25। अगला क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएं जल्दी से। जिया तरंग आंदोलन कहां शुरू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा से ज्यादा लोग भैया इस वीडियो को शेयर कर दो। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक भी ऐड आप स्किप नहीं करेंगे, सारी ऐड देखेंगे आप। तो बताइए, जो ये जिया तरंग आंदोलन था ये कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना भैया, ये था मणिपुर का आंदोलन है। मणिपुर का आंदोलन था कौन सा? जिया तरंग आंदोलन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भैया, जो इसके नेता थे ना, जिया तरंग आंदोलन के नेता थे जदोनांग नाम था उनका। क्या था? जदोनांग। अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी, अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन था। उसके बाद भैया जो फोटो देख के आपको रानी गाड़ी नेल्लियो है, ये नागा महिलाएं, नागालैंड की रहने वाली, इन्होंने इस आंदोलन को अपना लिया था। और 1931 में गांधी जी का 30 से 31 के बीच जो 32 तक बल्कि आंदोलन चला, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें इन्होंने भाग लिया, रानी गाड़ी ने लिया। और इनको रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू में। ये एक नागा महिला थी, ये याद रख, नागा जनजाति की महिला थी, रानी गाड़ी ने लियो। इन्होंने भैया 1930 में, ये 30-31 में जेल में गई और आज़ादी के बाद 1947 में भैया अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था 1930-31 में। और आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इनको छुड़ाया, गाड़ी नेल्लियो को, और साथ ही साथ इसको उपाधि दी रानी की। अगला क्वेश्चन भी है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? तो बताइए, नमक सत्याग्रह में 1930 में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या वल्लभ भाई पटेल ने? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। तो भैया अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। अब्बास तैयब जी की फोटो देख ला, तैयब जी की। इन्होंने इस आंदोलन को, गांधी जी जब जेल में हुए थे तो ये इनको अरेस्ट कर लिया था। और अब्बास तैयब जी जो है भैया, ये इनको कहा जाता है गुजरात के ओल्ड मैन, गुजरात के ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ओल्ड मैन, गुजरात के ओल्ड मैन। भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये गुजरात के ओल्ड मैन इन्होंने अपना लिया था। और गांधी जी को भैया जब नमक सत्याग्रह के समय कहाँ से गिरफ्तार किया? ये क्वेश्चन भी याद रखना, सोलापुर से भैया उठाया गया था गांधी जी को, सोलापुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने से
लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए? तो बताइए विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो थे वो किस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे जब वो भाग लिया उन्होंने? तो भैया याद रखना, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही उनको 1930-31 में गिरफ्तार किया गया पहली बार। विनोबा भावे भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रथम सत्याग्रही भी किसको कहते हैं? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही भी कौन है भैया? याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। प्रथम सत्याग्रही भी किसको कहते हैं? पहले सत्याग्रही हैं विनोबा भावे जी। फोटो देख लो आप विनोबा भावे जी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया? तो बताइए। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? दूसरे में गए थे। कब से कब हुआ ये? 1931 में इसमें गए थे गांधी जी। बस दूसरे गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं अम्बेडकर के साथ इनका विवाद हुआ था दलितों के अलग चुनाव को लेकर। तो बस ये था मुद्दा। तो गोलमेज सम्मेलन देखो राउंड टेबल है, यही बात होती थी बैठ के। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ था जी। इसका नेतृत्व किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया ये। पूरा आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो टॉपिक है उसका पूरा निचोड़, पूरा एकदम सार, या कह लो पूरे जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं वो सभी आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भले ही भैया महात्मा गांधी ने किया हो, लेकिन ये आंदोलन नेतृत्वहीन था, क्योंकि गांधी जी को तो शुरू में ही सुबह 9 तारीख को अरेस्ट कर लिया था, 9 जनवरी 1942 को। निम्न में से किस, अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया? तो इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी जी को आगा खां महल में रखा गया था। आगा, नजरबंद करके, आगा खां पैलेस पूना में है जी, पूना में इनको रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन का राजनीतिक फिरौती का? तो बता किसने कहा था ये एक आंदोलन नहीं है तो कोई राजनीतिक फिरौती है जो अंग्रेजों से लेना चाह रहे हैं? तो बताइए क्या है, किसने इनको राजनीतिक फिरौती इनके आंदोलन को कहकर पल्ला झाड़ लिया? उस व्यक्ति का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अंग्रेज तो ऐसे बकवासें करते रहते थे, तो कौन था वो अंग्रेज जिसने कहा भारत छोड़ो आंदोलन कोई आंदोलन नहीं था बल्कि ये एक राजनीतिक फिरौती थी? तो भैया ये कहा था लिन लिथगो ने। लिन लिथगो 1940 में बने थे वायसराय, इसने कहा था लिन लिथगो ने, लॉर्ड लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बताओ। कांग्रेस की समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताएंगे जल्दी से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया याद रखना कहाँ था? वर्धा में। वर्धा में भैया इसको पास कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव था वो कहाँ पारित हुआ था? तो आप कहेंगे भैया वर्धा कहाँ है जी? महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो बताओ कांग्रेस रेडियो का प्रस्तावन किसने किया था? बताएं। अरुण आसफ अली ने, जयप्रकाश नारायण ने, उषा मेहता ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? उषा मेहता जी। उषा मेहता की फोटो देख लें आप। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भैया गुप्त रेडियो चलाया था, अंडरग्राउंड रेडियो। बस वही आपसे पूछ रहे हैं, अंग्रेजों को ये मिल नहीं रही थी, इन्होंने बिल्कुल अंडरग्राउंड रहकर लोगों को गाइड करती रही इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो याद रखना भैया कांग्रेसी रेडियो या भूमिगत रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता जी ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो बताओ अमेरिका पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ देखा गया? तो भैया उसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर है भैया ये। इसकी एक पत्रिका छपती थी कहाँ? अमेरिका में, जिसका नाम था न्यू फ्री मैन। याद रखना, न्यू फ्री मैन नाम की पुस्तक इनकी छपती थी। और ये भी याद रखना, जब भैया 25 जून 1930 को धरसना मिल की घटना हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन नमक सत्याग्रह था ना इस चीज़ में, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो जब वहाँ भारतीयों को धरसना मिल पर पीटा गया था, लठ थे जिन पर लोहे की मूड़ लगी हुई थी, उससे पुलिस ने भारतीयों को पीटा था। तो भैया इन्होंने वेब मिलर ने अपनी पत्रिका जो न्यू फ्री मैन अमेरिका में छपती है उसमें लिखा था कि मैंने नालियों में, गलियों में, कूचों में, गटरों में लोगों को पिटते बहुत देखा, लेकिन जैसा दृश्य धरसना मिल का था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जितनी दुर्दशा या जितनी दरिद्रता से उनको पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया,
ये बहुत गलत था, ऐसा लिखा इन्होंने बेब मिलर ने अपनी पत्रिका। गांधी जी के साथ अक्सर ये देखे गए थे, पूरा कवरेज करते थे राष्ट्रीय आंदोलन को। नाम था बेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार, इनकी पत्रिका का नाम न्यू फ्रीमैन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में छपती थी भैया वो। निम्न में से किसने कहा था, अमेरिका में निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। किसने कहा कि भैया अच्छा शासन स्वशासन की जगह नहीं ले सकता, हमें स्वशासन चाहिए ना कि अच्छा शासन। तो बताइए किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर करेंगे भैया। तो बताएं किसने कहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, फोटो भी दिख रही है आपको, दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि भैया कि अच्छा शासन स्वशासन की जगह नहीं ले सकता, तो हमें तो स्वशासन चाहिए ना कि अच्छा शासन। तो स्वशासन शब्द देने वाले सबसे पहले कौन है, दयानंद सरस्वती जी है, दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया, बताइए कब से वो हर साल फिर अपनी मीटिंग करने लगी मुस्लिम लीग। 1916 ईस्वी से, 1919 से, 1924 से, 1925 से। बताइए मुस्लिम लीग कब से लगातार मीटिंग करती थी। तो भैया 1925 से मुस्लिम लीग लगातार हर साल अपनी मीटिंग करने लगी। और कांग्रेस की तो भैया 1885 से हो रही थी, जब से कांग्रेस बनी थी। मुस्लिम लीग 6 में बनी, 25 से ये नियमित बैठक करते हैं अपनी। चलो याद रखना। और इस जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष आप लोगों के सामने, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्नादी। मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अब आप कहें जिन्ना जी क्यों कह रहे हैं इनको, ठीक है भैया, भले वो कुछ भी है, लेकिन भैया आप ये तो कह सकते हैं कि कुछ बात तो इस व्यक्ति में जरूर रही होगी, जो एक मुल्क बना दिया, लोग एक घर नहीं बना पाते हैं ना, तो कुछ तो बात होगी, ठीक है। वैसे देश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है, बंटवारा में योगदान है इनका। भारत राष्ट्रीय प्रशासन किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, बताओ। उनके अनुसार पाकिस्तान का जन्म देने वाला जिन्ना नहीं, कौन है बताओ। मोहम्मद जिन्ना था, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड मिंटो था, लियाकत अली खान था। तो उसने कहा था भैया कौन है पाकिस्तान का जन्मदाता, तो उनकी नज़रों में लॉर्ड मिंटो है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही क्या किया, फोटो देखो, 1909 में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का प्रावधान किया था। 1909 आपको याद है, मार्लो मिंटो एक्ट, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। उसने भैया मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डाली थी। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि भैया पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना नहीं है, लॉर्ड मिंटो है। इसलिए उसको एक और नाम से जानते हैं, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। तो बताइए किसने अपना नाम बदलकर 1920 में स्वराज सभा रखा था। तो बताओ कौन सी वो पार्टी थी, कौन सी संस्था थी इसमें से। ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, हिंदू महासभा थी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन थी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थी। बताइए कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो याद रखना, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया 1920 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम रूल लीग जो लीग थी भैया वो किसने थी, 1916 में शुरू की थी। ये पार्टी बनी कब थी, 1916 में। एनी बेसेंट और दो लोगों ने होम रूल पार्टी बनाई थी 1916 में, आंदोलन भी शुरू हुआ था। और दूसरे थे, एक होम रूल एनी बेसेंट की थी और दूसरी थी भैया बाल गंगाधर तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर 1920 में कर लिया स्वराज सभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ही, महात्मा गांधी के संबंध निम्न आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना था। बताइए महात्मा गांधी का इनमें से कौन सा आश्रम सबसे पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। तो याद रखना, इन्होंने सबसे पहला जो आश्रम बनाया था प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या था, उसका नाम था फिनिक्स आश्रम था। महात्मा गांधी का जो पहला आश्रम भैया वो क्या है, उसका नाम है फिनिक्स। ये कहाँ लगाया था भैया, इन्होंने डरबन में लगाया था। डरबन कहाँ, साउथ अफ्रीका में बनाया था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला आश्रम था। उसके बाद इन्होंने एक और लगाया था भैया वहाँ 1909 में, जिसका नाम था टॉल्स्टॉय। उसके बाद इन्होंने भारत में कोचरम नामक जगह पर आश्रम बनाया था गुजरात में, बस उसी को शिफ्ट करके साबरमती कर दिया गया 1916 में। 15 में कोचरम में आश्रम था, उसी को शिफ्ट कर दिया 1916 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति। भैया याद रखना, गांधी जी का पहला आश्रम फिनिक्स था। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। तो बताइए चंपारण कृषि जांच समिति का इनमें से सदस्य कौन नहीं था। एफ जी सलाई नहीं था, डीजे रीड नहीं था, अनुग्रह नारायण नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। बताइए चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया अनुग्रह नारायण नहीं थे, गांधी जी भी थे, सलाई भी थे, रीड भी थे चंपारण जांच समिति में। तो कौन नहीं थे, अनुग्रह नारायण नहीं थे। फोटो देख लो,
अनुग्रह नारायण जी की, और गांधी जी का अफ्रीका का फिनिक्स फार्म देख लो आप। लो देखो, मैं फार्म तक की फोटो दिखा रहा हूँ आपको, मानना पड़ेगा, तो सारी ऐड देखनी पड़ेगी जो भी हमारे चैनल पे आएंगी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, बताइए। जो स्वामी सहजानंद थे वो किससे संबंधित थे? तो किसानों के भगवान कहे जाते हैं, तो देख लो, बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे, सीधा सीधा लिखा हुआ है। किसानों के भगवान कहते थे भैया स्वामी सहजानंद को, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद जी। बिहार में किसान आंदोलन के भैया बहुत बड़े समर्थक थे, और इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा भी बनाई थी। 1929 में इन्होंने क्या बनाई? बिहार प्रांतीय किसान, बिहार लिखा हुआ है, बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाई थी इन्होंने। नाम है स्वामी सहजानंद जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगले क्वेश्चन की चल रहे भैया, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? 1920 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन स्तर की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। 1920 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्घाटन सदर की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में हुआ था भैया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक थी 1920 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे जो पहली बैठक हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो लाला लाजपत राय जी थे। ट्रेड यूनियन से संबंधित कौन है? लाला लाजपत राय जी। फोटो देख लो, लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित था, बताइए। स्वदेशी सत्याग्रह से था, रॉलेट सत्याग्रह से था, बारदोली सत्याग्रह से था, या व्यक्तिगत सत्याग्रह से था? तो किससे जुड़ा हुआ था? जलियांवाला नरसंहार, भारतीय उसके विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों ने फिर गोलियां चला दी। तो भैया किसका विरोध हो रहा था भारत उस समय? टेंशन किसको लेकर हो रही थी, बताएं जल्दी से। तो याद रखना भैया, रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून जिसको कहते हैं, 1919 में ही आया था, मार्च 1919 में। काला कानून इसी को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसको? इसको काला कानून कहा जाता है। इसी को बिना दलील बिना वकील का कानून कहा है, नो दलील नो वकील, बिना दलील बिना वकील का कानून है जी। किसी को भी संदेह के आधार पर जेल में डाल सकते हैं। तो बस इसी का विरोध करने के लिए कुछ शांतिपूर्ण व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे, हजारों की भीड़ उसमें इकट्ठी हो गई। कुछ घूमने आए, कुछ अमृतसर मंदिर से घूमने, स्वर्ण मंदिर से आराम करने के लिए इस बाग में आ गए थे, जलियांवाला बाग में। और भैया 13 अप्रैल 1919 छुट्टी का वो दिन, जनरल आर डायर नाम के व्यक्ति ने आकर फायरिंग करवा दी। प्लानिंग बनाई माइकल ओ डायर ने, वो पंजाब का उपराज्यपाल था, यानी उप गवर्नर था। जनरल डायर सेना का जनरल था, रेजिनोल्ड डायर। 2 डायर थे, एक माइकल ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर था, उप गवर्नर, और जो दूसरा जनरल था उसका नाम था जनरल आर डायर, जनरल रेजिनोल्ड डायर। डायर ने फायरिंग करवाई थी, प्लानिंग की थी माइकल ओ डायर ने। तो भैया यहाँ पर बहुत सारे भारतीयों को की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका विरोध किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, प्यारे बच्चों, अपनी नाइटहुड नामक उपाधि त्याग दी थी। याद रखना, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो भैया उसका नाम था नाइट, इंग्लिश में उसको सर कहते थे नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, अंग्रेजों ने दी थी उनको नाइटहुड की उपाधि। उन्होंने अंग्रेजों को वापस दे दी और कहा मैं भारतीयों के साथ खड़ा हूँ, अपने भाइयों के साथ जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ध्वंस झेला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, बताओ। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में, तो कुछ मुस्लिम ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि अपनी छोड़ दी, तो बताओ कौन है वो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो हकीम अजमल खान ने छोड़ी थी भैया, हकीम अजमल खां। फोटो देख लो हकीम अजमल खां की। तो इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन के समय अपनी उपाधि त्याग दी थी। इनको ये अंग्रेजों ने ही दी थी 1908 के आसपास, 1917 में इन्होंने त्याग दी। 1921 इसमें मोपला आंदोलन जो हुआ था भैया, शाखा, मोपला आंदोलन की शाखा थी। तो बताओ 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा थी, तो क्या थी भैया 1921
ईस्वी का मोपला आंदोलन की शाखा। तो भैया मोपला आंदोलन जो था वो प्रेरित था किससे? 1919 के खिलाफत आंदोलन से। 1919 जो खिलाफत आंदोलन था उसी से प्रेरित होकर 1921 में क्या हुआ भैया, केरल के मालाबार प्रांत में भैया मोपला जो किसान थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया था। कौन सा? मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होती। तो याद रखना मोपला आंदोलन की जड़ें कहाँ थी? उसकी जड़ें खिलाफत आंदोलन में ही जम चुकी थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना अगला क्वेश्चन, क्योंकि मोपला आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को बाद में दोनों डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया, दोनों को अलग अलग देखना बड़ा मुश्किल हो गया था, अंतर करना दोनों में बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे ना। 1921-22 में ये आंदोलन चला था और 1919 से लेकर 24 तक खिलाफत आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बताइए कौन थे वो? तो भैया मोपला आंदोलन किसमें जाकर जा मिला? किसकी शाखा माना गया? खिलाफत आंदोलन की। 1919 से 24 तक, 1921-22 में मोपला आंदोलन, बल्कि 24 तक चला मोपला आंदोलन। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया परंतु वो देख नहीं पाए? जिस दिन आंदोलन शुरू हो गया उसी दिन डेथ हो गई। तो भैया वो थे बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को शुरू होना था, उसी दिन इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये चाहते थे आंदोलन हो, समर्थन इन्होंने जरूर दिया था मरने से पहले, गांधी से कह के गए थे, लेकिन ये आंदोलन जरूर होना चाहिए, ये तिलक जी ने भी कहा था भैया कि आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? बताइए। 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका प्रतिफल क्या निकला? हिंदू मुस्लिम एकता देखा गया, सूबों को अधिक शक्तियां दे दी गई, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो बताइए 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य प्रतिफल क्या निकला? तो भैया कुछ नहीं था, असहयोग आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल था, महत्वपूर्ण तो यही था कि भैया हिंदू मुस्लिम एकता दिखाएंगे अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? बताइए। कांग्रेस ने सबसे पहले कब भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताओ कब? तो भैया 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ही हम पहला आज़ादी दिवस मना चुके थे। जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 से लेकर जनवरी 1930 तक चला। वहीं पर 26 जनवरी 1930 को हम पहला आज़ादी दिवस मना चुके थे प्यारे बच्चों, और 26 जनवरी 1930 को ही हमने पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो याद रखेंगे आप लोग, पहला आज़ादी दिवस हमने कब मना लिया था? प्रथम आज़ादी दिवस हमने मनाया था, आज़ादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो असहयोग आंदोलन की एक फोटो देखो, गांधी जी के साथ ये लोग हैं, एकता हिंदू मुस्लिम दोनों है, एकता देखी गई हिंदू मुस्लिमों की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जी, निम्न सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? बताइए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किस नेता ने इसको संभाला? तो भैया मैंने बताया आपको, अब्बास तैयब जी, जिनको गुजरात का ओल्ड मैन भी कहते हैं, इन्होंने इसको अपना लिया। गांधी जी को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न गोलमेज सम्मेलनों में से, अब 1932 में अरेस्ट हुए थे ना गांधी जी, हाँ, तो बस 1930 32 में गांधी ने दूसरा सविनय के आंदोलन शुरू कर दिया था, उसका नेतृत्व संभाला था अब्बास जी ने। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? बताइए। निम्न गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? तो बताओ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, दूसरे गोलमेज सम्मेलन का, तीसरे गोलमेज से कोई नहीं। तो भैया गांधी जी गए थे कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे भैया? याद रखना, ये होते थे सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में हुआ करते थे भैया, याद रखना आप ये बात है। 2 राजा जेम्स थे, उसके महल में लंदन में होते थे, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने जी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो बता दो किसने कहा है कि जो जिन्ना था वो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत था? तो किसकी स्टेटमेंट है? जल्दी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किसने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का दूत था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना? तो भैया सरोजनी का स्टेटमेंट है। अब उनको लगा होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, या फिर उनको प्रभावित करने के लिए बोल दिया होगा कि आगे वो अलग हिंदू मुसलमान को ना तोड़ें, इसलिए बोल दिया होगा।
अब क्या माइंडसेट रहा था सरोजिनी नायडू का हम नहीं कह सकते, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। तो बताओ ऑपरेशन रूबिकॉन अंग्रेज किसको बोलते थे, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन को ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया। जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों को कहा गया। गोल में सम्मेलन गांधी जी के सहभागिता को कहा गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया किसको कहा गया, ऑपरेशन रूबिकॉन अंग्रेजों के द्वारा ये सब दिया गया। तो भैया गांधी जी के आमरण अनशन को कहा गया था क्या, ऑपरेशन रूबिकॉन। भैया आप आगा खां पैलेस में रखा गया गांधी जी को, मैंने बताया था पूना में गांधी जी का जो जहाँ भूख हड़ताल गांधी जी ने कर दी थी और उनके स्वास्थ्य में लगातार तेजी से गिरावट आ रही थी प्यारे बच्चों, चिकित्सा की परामर्श आदि चीज़ें सब पर अंग्रेज सरकार विचार कर रही थी कि भैया इनको इलाज भी करवाओ, क्योंकि दिक्कत ये था कहीं गांधी जी मर जाते तो दिक्कत हो जाती फिर। इसलिए अंग्रेजों ने पूरा बम्बई सरकार जो थी इनकी पूरा उसने जो प्रांतीय सरकार थी उन्होंने इसका नाम दे दिया ऑपरेशन रूबिकॉन की गांधी जी की सेहत बचाए रखनी है बस, कहीं जिम में ना बढ़ जाए अंग्रेजों के। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्डों में गांधी जी का बेहद सम्मान करता हूं मैं। अंग्रेजों के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो लगातार उनका इलाज विलाज कर रहे थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन रूबिकॉन दिया इन्होंने। तो और इसलिए भी मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहें, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको आपके सामने व्याख्यायित कर रहा हूँ, व्याख्या इनकी कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जी सांप्रदायिकता अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, बताइए। पूना पैक्ट जो हुआ था, सांप्रदायिक अवार्ड जो आया था, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं भैया, यह आया था 1932 में। इसी को ख़त्म करवाने के लिए गांधी जी ने अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट किया था भैया। अब पूना पैक्ट भी भैया 1932 में ही हुआ था, याद रखना। पूना पैक्ट भी 1932 का, ये सितंबर 1932 का, ये अगस्त 1932 में आया सांप्रदायिक मानचट। अब इसमें क्या था कि कितनी दलित वर्ग की सीटें आरक्षित कर दी गई, तो बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया दलित वर्ग को जो सीट दी गई थी वो 71 सीटें दी गई थी, 171 व 147 सीटें दी गई थी, याद रखना। इसमें क्या था कि प्रांतीय विधानमंडलों दलितों को 71 सीट दे दी गई थी, 71 सीटें थी उनकी पहले, लेकिन पूना पैक्ट में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 147 कर दिया गया था। तो याद रखना 71 व ये 147 सीटें थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 147 सीटें कर दी गई बढ़ाकर 71 से 147 सीटें मिल सकती थी किनको, दलित वर्गों को। किसमें, विधानमंडल के जो प्रांतीय विधानमंडल के जो चुनाव थे उनमें इनकी 71 सीटें व 147 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 71 और प्रांतीय विधानमंडल में 147, ऐसे है ना, यही है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एक स्वतंत्र अस्तित्व की योजना को सामने रखा। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी। तो बताओ को कौन सा प्रांत था जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए इसकी योजना रखी थी। उन्होंने अपना स्वतंत्र और संयुक्त अस्तित्व मांगा। तो बताइए कौन सा वो प्रांत था। तो भैया वो प्रांत जो था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस प्रांत का नाम था पंजाब प्रांत था। कौन सा प्रांत था जी, पंजाब प्रांत। भैया यहाँ पर आज ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो प्रश्न संग्रह है आधुनिक भारत का, वो भी आप लोगों का समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप बार कोड से हमारे टेलीग्राम को आप स्कैन करें और जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर्स मिल जाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी भैया। और प्राचीन भारत हम समाप्त कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत समाप्त कर चुके हैं, प्रश्न संग्रह आधार एनसीईआरटी आधुनिक, यानी पूरी हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास में भैया 6ठी से 12वीं तक जो क्लासेस होती हैं एनसीईआरटी पर आधारित पूरा प्रश्न संग्रह प्रीवियस ईयर सहित हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप लोग उसमें आने वाली ऐड को जरूर पूरा देखें, ऐड को आप स्किप ना करें। इससे भैया हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम लोग भी आपके लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे और मैथ रीजनिंग के लिए अच्छे अच्छे टीचरों की आपकी व्यवस्था करेंगे। जय हिंद, जय भारत।